ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे यहाँ पे सीरीज पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन उसके पहले कुछ एक दो पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तो एक होता है यहाँ पे वायरिस्टर। तो कई बार पूछेगा वायरिस्टर। तो वायरिस्टर जो है एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, यानी कि इसका जो प्रतिरोध है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो यह एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोध है। ठीक, तो ये जो है एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोध है, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो वोल्टेज यदि बढ़ती है, तो यदि हम वोल्टेज को बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक, तो वोल्टेज इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और वोल्टेज डिक्रीज होने पर वोल्टेज को डिक्रीज करोगे, आप घटाओगे, तो इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो समझ में आया कि ये एक वोल्टेज पर निर्भर करने वाला प्रतिरोध है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। वोल्टेज को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, और वोल्टेज को यदि हम घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वापस बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अरेखीय प्रतिरोध है। यह एक अरेखीय, अरेखीय को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टेंस है। तो यह एक नॉन लीनियर रजिस्टर है, यह एक नॉन लीनियर प्रतिरोध है। ठीक, तो इसका जो यूज है वो हम कहां पे करते हैं और ये किसका बनाया जाता है। तो जहां पर भी वोल्टेज अचानक से बढ़ जाती है, यानी कि वोल्टेज सर्ज होता है, तो उस वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज वोल्टेज सर्ज, वोल्टेज सर्ज यानी वोल्टेज का अचानक से बढ़ना, वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। तो यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम वोल्टेज सर्ज। ठीक, अब ये किसका बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है। तो इसका यूज करते हैं लो एंड मीडियम वोल्टेज, तो निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए इसका यूज करते हैं। और दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसको यूज करते हैं हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो उच्च वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे लाइटनिंग अरेस्टर होता है, तो जैसे कि सच एज, जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर जो हम पावर सिस्टम में यूज करते हैं, जिसको हम, है ना, पावर सिस्टम में जो लाइटिंग अरेस्टर होते हैं, उन लाइटिंग अरेस्टर में इसका यूज किया जाता है। तो यहां पे जैसे देखेंगे कि हमारे घर में रेडियो वगैरह, टेलीविजन वगैरह है ना,
तो उनमें पावर सप्लाई होती है, इसको नोट कर लिए। तो जैसे देखेंगे कि हमारे घर में रेडियो है, टेलीविजन है, तो उन सब में क्या होती है, पावर सप्लाई होती है। तो पावर सप्लाई हम कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लेते हैं इस प्रकार से, और इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को सेकेंडरी में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा देते हैं, डायोड रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर लगा के वोल्टेज को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी पावर सप्लाई है। अब इस पावर सप्लाई में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं सुरक्षा के लिए। तो ये हो गया आपका फ्यूज, और इसको हम यहाँ पे देते हैं वोल्टेज 230 वोल्ट। अब यदि अचानक से किसी कारणवश ये जो वोल्टेज है ये कुछ क्षण के लिए, ठीक है, जैसे मिली सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए ये वोल्टेज अचानक से बढ़ जाती है, बहुत कम समय के लिए, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए वोल्टेज अचानक से क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारी पावर सप्लाई क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो वोल्टेज का अचानक से बढ़ जाना क्या कहलाता है, वोल्टेज सर्ज। तो इससे हमको इस पावर सप्लाई को सुरक्षा प्रदान करनी है। तो इसके लिए इसके समांतर में यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वायरिस्टर को लगा देंगे। तो जो वायरिस्टर यहाँ पे लगाया जाता है इसको बोला जाता है मूव, MOV, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मूव। मेटल ऑक्साइड का बना है ये, है ना, जिंक ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर है ये। तो यदि अचानक से वोल्टेज बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट कर देगा। तो जैसे ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पे उच्च धारा प्रवाहित होगी, हाई वैल्यू की करंट यहाँ पे फ्लो होगी, और फ्यूज मेल्ट होके क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो ये पावर सप्लाई सिस्टम है ये आपका हाई वोल्टेज से क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से ये हम यूज करते हैं वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसी तरह से हमारा जो पावर सिस्टम होता है उस पावर सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर होता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा जो इक्विपमेंट हमारे सब स्टेशन में है वो क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो उस ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करना होता है किससे, हाई वोल्टेज सर्ज से। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, तड़िक चालक का यूज करते हैं। और वो किसका बनाया जाता है, वहां पे सिलिकॉन कार्बाइड का बनाया जाता है। ठीक, यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में, तो जैसे ट्रांसफार्मर होता है तो क्या करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है मान लीजिए आपका, अब इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो लाइटनिंग अरेस्टर को हम कहाँ लगाएंगे, प्राइमरी साइड में लगाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए हमारा इस प्रकार से देखोगे ब्लैक कलर का ऐसा आपको दिखेगा बाहर से इंसुलेटर जैसे, ये लाइटिंग अरेस्टर होता है। तो जो हमारी यहाँ पे ऐसे लाइन आ रही है और किस में जा रही है, ट्रांसफार्मर में। तो जैसे मान लो आपकी ये 400 kV की लाइन है ये, तो वो सीधे ट्रांसफार्मर में नहीं जाएगी, वो सीधे यहाँ पे आएगी लाइटिंग अरेस्टर, फिर इससे होते हुए किस में जाएगी। और ये लाइटिंग अरेस्टर का एक सिरा हमने कहाँ जोड़ा हुआ है, लाइन से, और दूसरे सिरे को हम कहाँ से जोड़ते हैं, ग्राउंड से, 0 वोल्ट से। तो अब यदि अचानक से हाई वोल्टेज सर्ज आएगा तो इसमें रेजिस्टेंस जो है उसका मान क्या होगा, घट जाएगा, और हाई वोल्टेज सर्ज कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा पावर सिस्टम है, सब स्टेशन है ना, आपके घर के पास भी जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं, जो पोल के ऊपर लगे होते हैं, उन ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी साइड में लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के पास में किसको लगाया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर को उसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो ये किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का बनाते हैं। और छोटी कम वोल्टेज के लिए हम किसका बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड का बनाते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया। इसके बाद में एक होता है सेंसिस्टर। तो सेंसिस्टर जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है।
ठीक है, तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है, यानी कि तापक्रम निर्भर प्रतिरोध है। तो इसका जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर निर्भर करता है। तो ये किसका बनाया जाता है? तो ये जो है अर्धचालक पदार्थ का बनाया जाता है। तो ये हम किसका बनाते हैं? यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ का बनाते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो हम कहाँ पे करते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं, सर्किट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको हम एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में तापक्रम सेंसर, टेम्परेचर सेंसर के रूप में इसे यूज करते हैं। दूसरा पूछेगा कि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है? तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होगा। आपको लगेगा अर्धचालक का तो ऋणात्मक होता है, लेकिन सेंसिटर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, यानी कि तापक्रम बढ़ने पर इसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक को इंग्लिश में क्या होते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे होता है। तो एक आध बार ये क्वेश्चन आया है ना, कि सेंसिस्टर जो होता है किसको बोलते हैं और उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस इन सीरीज। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, तो जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास में ये एक प्रतिरोध है, ये ठीक, ये हमारे पास में दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारे पास में तीसरा प्रतिरोध है। तो हम क्या करते हैं? इन सभी प्रतिरोधों को आपस में इस प्रकार से जोड़ देते हैं, एक के बाद एक लगातार। ठीक है, तो जब हम एक के बाद एक लगातार जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ गए हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम किसको बोलोगे? जब प्रतिरोधों को हम एक के बाद एक लगातार जोड़ेंगे। तो एक प्रतिरोध हो गया, इसका मान R1 मान लीजिए, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम तीन बल्ब हैं हमारे पास, एक बल्ब हो गया ये, दूसरा बल्ब हो गया, तीसरा बल्ब हो गया। तो इनको हमने क्या किया है? एक के बाद एक लगातार जोड़ दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? कोई उपकरण है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? कोई उपकरण है, उस उपकरण का प्रतिरोध हो सकता है। तो मान लो एक बल्ब हो सकता है, एक हीटर हो सकता है, या दूसरा कोई उपकरण हो सकता है। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब कोई विद्युत उपकरण है जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिनका प्रतिरोध इस प्रकार से दिया गया है। और इनको जोड़ने के बाद में इनको हम क्या देंगे? यहाँ पे विभवांतर दे देंगे। तो जब इनको हम यहाँ पे विभवांतर देंगे, ठीक, तो इनमें क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे इन सभी में जो धारा है उसका मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कोई पाइप होता है, तो उस पाइप में जितना जल यहाँ से प्रवेश करता है किसी भी स्थान पे उतना ही जल जाएगा, है ना। कोई पाइप है, उसमें जितना पानी प्रवेश कर रहा है उतना ही पानी सब स्थान से होकर गुजरेगा। तो ठीक उसी तरह से यदि हम श्रेणी क्रम में उपकरणों को जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं,
तो जो धारा यहाँ से चलेगी, यदि यहाँ से 2 एम्पियर की धारा चल रही है तो सभी उपकरणों में 2 एम्पियर की धारा ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि जितनी धारा आएगी, ठीक, उतनी धारा सब उपकरणों से जाएगी। दूसरा याद रखिएगा, स्रोत से जितनी धारा निकलती है, कोई भी स्रोत होगा, जितनी धारा निकलती है उतनी धारा उसमें प्रवेश भी करती है। यदि स्रोत से 2 एम्पियर की धारा निकल रही है तो सब में होकर 2 एम्पियर जाएगी, वापस कितनी आएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। 5 एम्पियर निकलेगी तो 5 एम्पियर वापस आ जाएगी। किसी भी स्रोत से जितनी धारा निकलती है उतनी धारा उसमें प्रवेश भी करती है। तो ये आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान समान होता है कि धारा का मान समान होता है कि वोल्टेज का मान समान होता है, किसका मान समान होता है, धारा का मान समान होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। ठीक, अब जब धारा यहां से गुजरेगी तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, ये प्रतिरोध वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा। वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा नहीं, कुछ वोल्टेज अपने पास रोक लेगा। ठीक है, तो कितना वोल्टेज रोक लेगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये V1 रोक लेगा। ये प्रतिरोध भी कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, यानी कुछ वोल्टेज अपने पास रख लेगा। ये भी प्रतिरोध कुछ वोल्टेज अपने पास रख लेगा। तो सभी प्रतिरोध अपने पास कुछ वोल्टेज रख लेंगे। पास में आ गई। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे 100 वोल्ट दिए, यदि इसने 20 वोल्ट रख लिया तो कितना बच गया, 80। 80 में से 30 इसने रख लिया, कितना बच गया, 50। तो 50 ये रख लेगा। ठीक, तो जितनी वोल्टेज लेंगे वो सब आपस में बांट लिए। आई बात समझ में। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब समझ में आया कि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि प्रतिरोध अपने पास में उतनी वोल्टेज रख लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि उसने वोल्टेज को ड्रॉप कर लिया। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना वोल्टेज प्रतिरोध के पास रहेगा। ठीक, अब यदि हमको वोल्टेज की गणना करनी है तो वोल्टेज की गणना कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हमने कल पढ़ा था ओम का नियम। तो ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि परिपथ की जो वोल्टेज है V, वो किसके बराबर होगी, I इंटू आर के बराबर। तो ये परिपथ की कुल वोल्टेज है, ये परिपथ की कुल वोल्टेज, ये परिपथ की क्या हो गई, कुल धारा। तो ये परिपथ का क्या हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया। बात में आ गई। तो यहां पे देखेंगे कि जो V है ये है परिपथ की कुल वोल्टेज, जो I है यह है परिपथ की कुल धारा, और जो R है यह है परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसको कि हम परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिपथ का क्या है, ये समतुल्य प्रतिरोध है। ठीक, अब यदि हमको इस V1 की गणना करनी है, ध्यान से देखो, इसकी V1 की गणना करनी है तो कैसे करेंगे। तो V1 की यदि गणना करनी है तो यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, समान। तो V1 की गणना कैसे करेंगे, ओम के नियम से, I इंटू आर से। तो V1 जो है वो किस में ड्रॉप हो रही है, देखो R1 में। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, तो निर्भर करेगा उस प्रतिरोध का मान कितना है और उस प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही है। तो प्रतिरोध से कितनी धारा जाएगी, I, हमने क्या माना है धारा को, I। तो प्रतिरोध से I एम्पियर की धारा जाएगी और प्रतिरोध का मान है R1, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I इंटू आर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से V2 वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, I इंटू R2, और V3 वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, I इंटू R3। तो जो वोल्टेज यहाँ पे ये प्रतिरोध अपने पास में रख रहे हैं, यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं, वो वोल्टेज किस पर निर्भर करेगी कि उस प्रतिरोध का मान कितना है और उस प्रतिरोध से कितनी धारा गुजर रही है। तो उनके गुणनफल के बराबर होगी। अब श्रेणी परिपथ में क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, इस वोल्टेज को ये सभी प्रतिरोध या ये सभी उपकरण जो हैं आपस में बांट लेंगे। तो इन सब में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, स्रोत वोल्टेज के बराबर। तो श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज हम देते हैं
ये वोल्टेज किसके बराबर हो जाती है? तो जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योगफल के बराबर हो जाती है। ठीक, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? IR, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? IR1, ये क्या होगा? IR2, और ये क्या होगा? IR3, है ना, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है? तो सब में हमको कॉमन दिख रहा है I, तो I को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? R1, R2 और R3। तो यहाँ पे I और I कट जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि हम देखें कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो प्रतिरोध सीधे जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं? एडिटिव होते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो ये आपको कुछ बातें श्रेणी परिपथ की जो विशेषताएं हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली रखनी है कि धारा का मान समान होता है। ठीक है, तो करंट क्या होती है? सेम होती है। जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सभी में सेम वैल्यू की करंट फ्लो होती है। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। तो अलग अलग उपकरण हैं तो उनमें अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि उन सभी का प्रतिरोध क्या है वहां पे? अलग अलग है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप का योगफल, वोल्टेज ड्रॉप का योगफल, योगफल यानी क्या होता है? सम, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है, वोल्टेज ड्रॉप का जो योगफल है वो किसके बराबर होता है? स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो वोल्टेज ड्रॉप का भी योगफल क्या होता है? स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये जब सब वोल्टेज ड्रॉप होगी किसके बराबर हो जाएगी? ये स्रोत वोल्टेज के बराबर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, प्रतिरोध का मान जो होता है वो क्या होता है? सीधे जुड़ता है। ठीक है, तो परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो किसके बराबर होता है? सभी प्रतिरोधों का योगफल होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यह परिपथ के सर्किट के सभी प्रतिरोध का, सभी रेजिस्टेंस का योगफल होता है, यानी कि सम होता है। ठीक, तो ये सीरीज सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। किस प्रतिरोध में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो श्रेणी में किस परिपथ में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सभी में करंट का मान कैसा है? समान है। तो जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उनका गुणनफल ज्यादा आएगा, यानी कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो श्रेणी में यानी सीरीज में उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप उच्च होता है। तो हाई रेजिस्टेंस में, उच्च प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? यहाँ पे उच्च होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये नोट कर ली। अब इसके दोष क्या होते हैं? श्रेणी परिपथ के क्या दोष होते हैं? तो श्रेणी परिपथ में देखो क्या होता है कि धारा का मान क्या है? सब में समान है।
तो जितने भी उपकरण यहाँ पे लगाएंगे वो सभी समान करंट रेटिंग के होने चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए इसकी करंट रेटिंग है 2 एम्पियर, इसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर और इसकी करंट रेटिंग है 10 एम्पियर। तो यदि हम यहाँ से 2 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं, ये अपनी क्षमता को पूरी तरह से यूज कर पाएगा। ठीक, लेकिन ये दोनों अपनी क्षमता को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको इनकी क्षमता से कम करंट मिल रही है। और यदि हम यहां से मान लीजिए कि 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें आई स्क्वायर आर हानि बढ़ जाएगी और इसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा, और ये यहाँ पे जल जाएगा। आई बात समझ? तो ये प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे जल जाएगा, यानी ये उपकरण क्या होगा, आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए सभी उपकरण कैसे लगाने चाहिए, समान धारा रेटिंग के। जैसे दीपावली में झालर लगाते हैं ना, तो झालर में सभी बल्ब की रेटिंग कैसी होती है, समान होती है। तो सभी एक समान ड्रॉप करते हैं और सभी एक समान प्रकाश भी हमको देते हैं। ठीक, दूसरा कि परिपथ के अलग अलग भाग में वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे खोल देते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे खोल देते हैं, खोलेंगे तो ये आपका धनात्मक सिरा हो जाएगा वोल्टेज का, ये आपका पहला वाला प्रतिरोध हो जाएगा, यहां से चलेंगे, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ग्राउंड। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट, ग्राउंड इसको बोलते हैं, अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आपको उच्च वोल्टेज मिलेगी। मान लो 100 वोल्ट है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 100 वोल्ट है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे धनात्मक 100 है और यहाँ पे कितना वोल्ट है, 0। तो जब हम यहाँ से चलेंगे तो इस पूरे वायर में 100 वोल्ट है। ठीक, यहाँ तक 100 वोल्ट मिलेगी आपको। जैसे ही यहाँ से पार करोगे तो ये कुछ वोल्टेज को रोक लेगा, तो जितना रोकेगा उसको माइनस करेंगे, बची हुई वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो यहाँ से चलना चालू किए, 100 वोल्ट 100 वोल्ट, यहाँ तक 100 वोल्ट है। जैसे इसको पार किए तो यदि मान लो इसने 20 वोल्ट को ड्रॉप कर लिया, तो अब यहाँ पे आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो 100 माइनस 20, तो बराबर कितनी आ जाएगी, 80 वोल्ट। मान लीजिए इसने यहाँ पे 30 वोल्ट ड्रॉप कर लिया, तो यहाँ कितनी मिल रही थी, 80, यहाँ पूरे 80 थी। जैसे इसको पार किए 30 इसने ड्रॉप कर लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, 80 में से 30 और माइनस कर दो तो 50 मिलेगी। फिर बची हुई 50 को कौन ड्रॉप कर लेगा, ये, तो यहाँ कितनी मिलेगी, 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस बिंदु पर वोल्टेज का मान 80 वोल्ट है, इस बिंदु पे 50 वोल्ट है। ठीक है, तो अलग अलग बिंदुओं पे वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, दूसरा, यदि परिपथ का कोई भी उपकरण ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तो पूरा परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। जितने भी बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, आपकी झालर जैसे लगाते हो आप, झालर में 100 बल्ब लगे हैं, कोई भी एक बल्ब यदि आपका ओपन हो गया है तो पूरी झालर आपकी बंद हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये श्रेणी परिपथ का क्या होता है, दोष होता है। तो पहला उसमें लिखिए दोष में, फर्स्ट पॉइंट, सभी उपकरण समान करंट रेटिंग के लगाने पड़ते हैं। सभी उपकरण समान करंट रेटिंग के लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट के, परिपथ के अलग अलग बिंदुओं पर, परिपथ के अलग अलग पॉइंट पर, बिंदुओं पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। परिपथ के अलग अलग पॉइंट पर, बिंदुओं पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट, परिपथ का कोई भी उपकरण, परिपथ का कोई भी उपकरण खुल जाने पर, ओपन हो जाने पर, परिपथ का कोई भी उपकरण खुल जाने पर, ओपन हो जाने पर
पूरा परिपथ बंद हो जाता है, मतलब ऑफ मत लिखो, पूरा परिपथ ऑफ हो जाता है, पूरा परिपथ ऑफ हो जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में बंद का मतलब क्या होता है? परिपथ ऑन है, परिपथ आपका चालू है, परिपथ ऑन है। यदि बोल रहा है कि स्विच क्या है, बंद है, तो ये स्विच यहाँ पे मान लो एक स्विच लगा देते हैं यहाँ पे ये, और इस स्विच को बंद कर दिए, तो परिपथ क्या हो गया आपका? ऑन हो गया। तो याद रखना है कि ये भी ऐसे कई बार पूछ लेता है कि विद्युत परिपथ बंद का मतलब क्या होता है? परिपथ ऑन है, परिपथ चालू है। विद्युत परिपथ खुला हुआ है, खुला को बोलते हैं ओपन है, तो ओपन है, खुला है, मतलब विद्युत परिपथ क्या है आपका? वहां पे ऑफ है, कार्य नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो अब इसी में क्वेश्चन देखते हैं एक आध, फिर आगे बाद में और देखेंगे क्वेश्चन। तो जैसे देखिए कि इस प्रकार से ये परिपथ है, और इस परिपथ को हमने यहाँ पे 24 वोल्ट दिए। ये प्रतिरोध है R1, R2, R3, और धारा है I। इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 4 ओम, और इसका मान है 6 ओम। तो आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, एक तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, दूसरा परिपथ की धारा ज्ञात करिए, तीसरा जो परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होगा, इनका मान ज्ञात करिए। ना V1, V2 और V3 का मान ज्ञात करना है। तो इन सब की गणना हमको यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लो। तो प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा आपके पास में? तो R1, R2, R3 है ना, क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा 2 धन 4 धन 6, तो कितना होगा ये? 12 ओम। परिपथ की धारा कैसे निकालोगे? तो वोल्टेज बटा समतुल्य प्रतिरोध। तो वोल्टेज है 24, समतुल्य प्रतिरोध है 12, तो कितनी धारा आ जाएगी? 2 एम्पियर। अब वो धारा इन सभी में वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो यदि हमको V1 निकालना है तो क्या लिखोगे? IR1। V2 निकालना है तो IR2, और V3 निकालना है तो IR3 का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 4 वोल्ट, 2 गुणित 4 8 वोल्ट, और 2 गुणित 6 12 वोल्ट। ठीक। तो इस तरह से इनकी गणना आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे श्रेणी परिपथ में हम यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो इसी सब को, इसी वोल्टेज ड्रॉप को, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाली है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वोल्टेज डिवाइडर रूल का। ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए वोल्टेज डिवाइडर रूल, यानी कि वोल्टेज विभाजक नियम। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल वोल्टेज विभाजक नियम है ये। तो इस नियम का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? कि जैसे मान लो ये श्रेणी परिपथ है, इस परिपथ को हमने यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है, और इस परिपथ में ये प्रतिरोध लगे हुए हैं,
और इनमें वोल्टेज ड्रॉप होता है V1, V2 और V3। तो इन वोल्टेज ड्रॉप की हमको गणना करनी है। तो इन वोल्टेज ड्रॉप की गणना करने के लिए ही हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करते हैं। ठीक, तो हमको यदि V1 निकालना है, ध्यान से देख लेना, तो V1 निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या लोगे, स्रोत वोल्टेज। तो स्रोत वोल्टेज ले लीजिए। अब V1 किस में ड्रॉप होगा, तो V1 R1 में ड्रॉप होगा, तो जिसमें ड्रॉप होगा उसका प्रतिरोध, ठीक, और परिपथ के पूरे प्रतिरोध के योगफल से भाग दे देना। V2 निकालना है तो क्या लोगे, कुल वोल्टेज, स्रोत वोल्टेज, किस में ड्रॉप होगा, V2 R2 में, तो यहाँ पे लिखोगे R2 और परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध के योगफल से भाग दे दो। यदि आपको V3 निकालना है तो क्या लिखोगे, स्रोत वोल्टेज, क्या लिखोगे R3 और परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध के योगफल से क्या करोगे, उसको भाग दो। तो इस तरह से हम V1, V2 और V3 के मान को वहां पे निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि हमने क्या माना था यहाँ पे 24 वोल्ट, इसको क्या माना था 2 ओम, इसको माना था 4 ओम और इसको माना था 6 ओम। तो यदि हम देखें कि 24 वोल्ट स्रोत वोल्टेज हो गई, R1 का मान कितना है 2, और सबको जोड़ के यदि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, तो 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। इतना ही आंसर हमारा आया था। तो वोल्टेज विभाजक जो नियम है ये हम किसमें यूज करेंगे, श्रेणी परिपथ में, वोल्टेज को विभाजित करने के लिए। तो श्रेणी परिपथ में वोल्टेज विभाजित होती है और विभाजित वोल्टेज का जो योगफल होता है वो स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक, अब यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया है आपको, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 12 वोल्ट है, ये यहाँ पे 2 ओम है, ये यहाँ पे 4 ओम है, और बोल रहा है कि VA का मान ज्ञात करो। तो जो VA है ये, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वोल्टेज है आपके यहाँ पे ये, तो VA का मान ज्ञात करो। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज विभाजक नियम का यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा 12, यहाँ से जब चलना चालू करोगे तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा, तो जितना ड्रॉप करेगा उसको माइनस कर दोगे, यहाँ पे बचा हुआ वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वोल्टेज विभाजक नियम से हम निकाल सकते हैं। तो यदि इसको हम R1 मान लें और इसको हम R2 मान लें तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V R1 और R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। ये वोल्टेज विभाजक नियम है। तो कुल वोल्टेज हो गई 12, R1 का मान हो गया 2 और 2 धन 4 हो गया 6। तो इसको भाग दोगे 12 से को 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 गुणित 2 कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेगा। तो 12 में से 4 माइनस करोगे तो किसका मान आ जाएगा, VA का। तो VA का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। हो गया। इसके बाद में देखते हैं समांतर परिपथ, प्रतिरोध समांतर क्रम, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
तो क्या करते हैं, जैसे मान लो एक प्रतिरोध है ये दूसरा प्रतिरोध है यहाँ पे ये, और ये तीसरा प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध है R1, इसका है R2 और इसका है R। तो इनके एक साइड के जो ये सिरे हैं इनको हम एक साथ जोड़ देंगे ऐसा एक बिंदु पे, और दूसरे साइड के जो सिरे होंगे इनको भी हम एक साथ जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो यदि प्रतिरोध के एक साइड के सिरों को एक साथ और दूसरे साइड के सिरों को भी एक साथ जोड़ दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि ये सभी आपस में कैसे जुड़ गए हैं, समांतर क्रम में जुड़ गए हैं। और जब समांतर क्रम में जुड़ गए हैं तो इसको हम यहाँ पे क्या देंगे, वोल्टेज। और जब वोल्टेज देंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, यहाँ पे धारा। तो समांतर क्रम हम ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर समांतर क्रम हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हो। दोनों में कोई अंतर यहाँ पे नहीं, दोनों में डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, इस बिंदु के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, इन बिंदु के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि ये तीनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो समांतर को हम दोनों में से किसी भी प्रकार से यहाँ पे बना सकते हैं। अब जब इसको हम वोल्टेज देंगे, ठीक, तो जैसे मैंने बताया था कि यदि मान लो यहाँ पे धनात्मक 10 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ से इसको कितनी मिलेगी, धनात्मक 10 वोल्ट, यहाँ से कितनी वोल्ट मिलेगी, 0 वोल्ट। तो इसको कितना विभवांतर मिलेगा, 10 वोल्ट, इसको भी विभवांतर 10 वोल्ट और इसको भी विभवांतर 10 वोल्ट। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसका मान कैसा होगा, स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। तो पैरेलल में, समांतर में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैरेलल में, समांतर में वोल्टेज का मान कैसा होता है, समान होता है, ठीक। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे दोगे उन सभी को समान वोल्टेज मिलेगी। जैसे कि हमारे घरों में जो लाइट वायरिंग की गई है वो किसमें की गई है, समांतर क्रम में। तो आपके घर में 230 वोल्ट आती है, तो प्रत्येक उपकरण को कितनी वोल्ट मिलती है, 230 वोल्ट मिलती है। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब इसको वोल्टेज हमने दी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी I1, इसमें धारा प्रवाहित होगी I2, इसमें धारा प्रवाहित होगी I3। यानी कि इन तीनों में धारा का मान अलग अलग होगा, इसलिए I1, I2, I3 से दर्शा रहे हैं। तो ये सभी धाराएं कहाँ से जाएंगी, इस वायर से, इस लाइन वायर से जाएंगी। I1 भी यहीं से जाएगी, I2 भी यहीं से जाएगी, I3 भी यहीं से जाएगी। तो इससे प्रवाहित होने वाली जो धारा है I, वो इस I1, I2 और I3 इन तीनों का क्या होगी, योगफल। यानी कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, उनमें जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा क्या होती है, जुड़ जाती है। तो समांतर क्रम में धारा क्या होती है, जुड़ जाती है। तो परिपथ की जो समतुल्य धारा होगी, परिपथ की जो समतुल्य धारा होगी, सभी शाखाओं, इनको शाखा बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, तो सभी शाखाओं, सभी ब्रांच की करंट का क्या होती है, वो योगफल होती है, ठीक। तो यदि हमको धारा की गणना करनी है तो कैसे करेंगे, ओम के नियम से। तो कुल धारा क्या होगी, तो परिपथ की कुल धारा समतुल्य धारा है I, परिपथ की समतुल्य वोल्टेज है V, तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R। तो यदि हमको I1 निकालना है, I1 धारा निकालनी है, तो मैंने कल बताया था कि कहीं पे भी धारा निकालनी है तो वहां पे विभवांतर कितना है देखो, और उसका प्रतिरोध कितना है। तो यहाँ पे कितना विभवांतर मिलेगा, अभी मैंने बताया पैरेलल में समान होता है, V मिलेगा। और प्रतिरोध कितना है, R1 से भाग दे दोगे। I2 का मान निकालना है तो इसको भी कितनी वोल्टेज मिलेगी, इसके प्रतिरोध से भाग दे देंगे। I3 का मान निकालना है, इसको भी वोल्टेज कितनी मिलेगी, V, और R3 से भाग दे देंगे। तो कौन कितनी धारा लेगा वो निर्भर करता है उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है और उसका प्रतिरोध कितना है, तो उससे हम धारा को निकाल लेंगे। समांतर क्रम में धारा क्या होती है, जुड़ती है। तो हम देखेंगे परिपथ की समतुल्य धारा
परिपथ की शाखाओं में जो धारा प्रवाहित हो रही है इन सभी का क्या है, ये योगफल। तो I बराबर क्या है, V बटा आर, ये क्या है V बटा R1, ये क्या है V बटा R2, और ये क्या होगा V बटा R2। तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है, तो सब में हमको वोल्टेज कॉमन दिख रही है। तो V बटा R1 1/R2 और 1 क्या होगा R2। तो सब में V कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो समांतर क्रम में परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है। बात समझ आ गई। तो समांतर क्रम में यदि परिपथ का आपको समतुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है तो ये परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो यहाँ पे घट जाता है। कितना घट जाता है, तो यदि देखेंगे कि इस प्रतिरोध का मान है मान लो 1000 ओम, इस प्रतिरोध का मान है 100 ओम और इस प्रतिरोध का मान है 10 ओम, तो इस परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर परिपथ में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है और परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी वो कम हो जाता है। दूसरा, समांतर शाखाओं की संख्या को यदि आप बढ़ाओगे और बढ़ा दोगे ऐसे और बढ़ा दोगे ऐसे, तो प्रतिरोध कम होते जाएगा, और समांतर शाखाओं की संख्या को यदि घटाते जाओगे तो प्रतिरोध क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आया इतना। दूसरा कि समांतर में 1/R को हमने क्या लिखा था, कंडक्टेंस, चालकता। तो 1/R1 क्या होगी, पहली शाखा की चालकता, दूसरी शाखा की चालकता, तीसरी शाखा की चालकता। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्ट जुड़ता है, ठीक है, एडिटिव होता है। पावर डायरेक्ट जुड़ती है, तो उपकरणों की जो पावर रेटिंग है वो डायरेक्ट क्या होती है, यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो समांतर परिपथ में उपकरणों की पावर रेटिंग क्या होती है, ऐड हो जाती है। यदि आपके घर में बल्ब लगे हैं, ये बल्ब 100 वाट का है, ये बल्ब आपका 200 वोल्ट का है, वाट का है, ये 300 वाट का है, तो कुल पावर कितनी हो जाएगी, 600 वाट हो जाएगी। लेकिन यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जितनी पावर खर्च करेगा वो पावर आपको जोड़ना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में पावर क्या होती है, कम हो जाती है। उसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। इतना समझ में आया अभी। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा। फर्स्ट, समांतर क्रम में प्रत्येक उपकरण में, समांतर क्रम में प्रत्येक उपकरण में वोल्टेज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। नेक्स्ट, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है। यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध, यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है। यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, समांतर शाखाओं की संख्या, पैरेलल ब्रांच की संख्या, समांतर शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। समांतर शाखाओं की संख्या
बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो समांतर शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत एग्जाम में, याद रखना। और यदि बोलेगा समांतर शाखाओं की संख्या कम कर दोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट किए चालकता। चालकता है ये कंडक्टेंस, चालकता यानी कि कंडक्टेंस सीधे जुड़ता है, कंडक्टेंस सीधे जुड़ता है। हाँ जी लिखना है, कंडक्टेंस सीधे जुड़ता है, चालकता सीधे जुड़ती है। नेक्स्ट, उपकरणों की पावर रेटिंग, उपकरणों की पावर रेटिंग सीधे जुड़ती है, उपकरणों की पावर रेटिंग सीधे जुड़ती है। तो उपकरणों की पावर रेटिंग सीधे जुड़ती है। समझ में आया। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि आपको बोलता है इसमें, पहले एक ऐसे सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है R1 R2 R3 R4 प्रतिरोधों को यानी रेजिस्टेंस को समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जोड़ने पर, कनेक्ट करने पर परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिए आपको R1 से कम, R1 से ज्यादा, R4 से कम, R4 से ज्यादा, ऐसे दिया है। तो क्या आएगा आंसर इसका, तो हमने देखा कि समांतर क्रम में हमने कैसे वाले प्रतिरोधों को जोड़ा है कि R1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा R2 है, उससे बड़ा R3 है और सबसे बड़ा R4 है। तो मैंने बताया कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। कितना घट जाता है, तो परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी वो कम हो जाता है। तो परिपथ का सबसे छोटा प्रतिरोध कौन है, R1, तो इसके मान से भी कम हो जाएगा। तो R1 से क्या होगा, ये कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, दूसरा, समांतर परिपथ के क्या लाभ होते हैं। तो लाभ तो अपन लिखे नहीं, छूट गया उसमें। तो उसमें लिखिए समांतर परिपथ के लाभ। तो समांतर परिपथ के क्या लाभ होते हैं। ठीक, तो सभी उपकरणों में जो वोल्टेज होती है, सभी उपकरणों में वोल्टेज का मान कैसा होता है, समान। तो प्रत्येक उपकरण अपनी क्षमता के अनुसार धारा ले लेता है, यानी कि प्रत्येक उपकरण अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करता है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान है, तो प्रत्येक उपकरण क्या करेगा, अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेगा। तो हम अपनी अलग अलग धारा रेटिंग के उपकरणों को यहाँ जोड़ सकते हैं। यदि कोई एक उपकरण आपका ओपन हो जाता है तो बाकी उपकरण आपके चालू रहेंगे वहां पे। ठीक, तो इसलिए घरों में जो हम लाइट वायरिंग करते हैं, ठीक है, वो किस क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में करते हैं। तो पहला इसमें लिखिएगा सभी उपकरणों में वोल्टेज का मान समान होता है, सभी उपकरणों में वोल्टेज का मान समान होता है।
नेक्स्ट के लिख लिए, सभी उपकरणों में वोल्टेज का मान समान होता है। नेक्स्ट के अलग अलग धारा रेटिंग के उपकरण प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग करंट रेटिंग के उपकरण यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी उपकरण खुलने पर, ओपन होने पर, कोई भी उपकरण खुलने पर, ओपन होने पर बाकी उपकरण ऑन रहते हैं, बाकी उपकरण ऑन रहते हैं यानी चालू रहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसलिए लाइट वायरिंग, इसलिए प्रकाश वायरिंग, लाइट वायरिंग में समांतर परिपथ का प्रयोग करते हैं, इसलिए लाइट वायरिंग में समांतर परिपथ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से, कि ये प्रतिरोध है R1, R2 और R3 और इसको हमने यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है। तो मान लो जैसे कि ये आपका यहाँ पे 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम, ठीक। और यहाँ पे हमने इसको 24 वोल्ट दी हुई और हमको यहाँ पे निकालना है I1, I2, I3, I निकालना है। तो आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध I1, I2, I3 एंड I। तो इन सभी को आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R। तो 1/R निकालना है तो 1/2, 1/4 और 1/6, ठीक। अब क्या ले लोगे, इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 6 3 9 और 2 कितना होगा, 11/12। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 12/11 ओम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना कि ये 1/R का मान है, तो R का मान है तो वो पलट जाएगी राशि वहां पे। तो ये हमारे पास में आ गया। अब हमको यदि I1 निकालना है, तो यदि हमको निकालना है I1 तो कैसे निकालोगे, V/R1। I2 निकालना है तो कैसे निकालोगे, V/R2। I3 निकालना है तो V/R। तो वोल्टेज 24 है, 24/2 12 एम्पियर, 24/4 6 एम्पियर और 24/6 4 एम्पियर, और इन सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 22 एम्पियर, और ये किसका मान हो जाएगा, I का। तो I जो होती है इन सब का योगफल होती है, तो सबको जोड़ दो, या जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है तो क्या करोगे, V/R इक्वलेंट लिख दो, तो 24/12/11 कर दो, ठीक है। तो भी इससे कितना आ जाएगा आपका, 22 एम्पियर आ जाएगा। तो समझ में आया। तो यहाँ पे इसमें यूज करते हैं करंट डिवाइडिंग रूल। तो करंट डिवाइडिंग रूल यानी कि धारा विभाजक नियम।
तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, दो प्रतिरोध लगे हैं समांतर में, और इसमें जो हम धारा दे रहे हैं वो धारा कितनी आ रही है, इसमें आई, यहाँ पे कितनी आएगी I1, और यहाँ पे कितनी आएगी I2। इनका मान निकालना है। अभी हमने धारा कैसे निकाली थी, तो धारा निकाली थी वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग देके। यहाँ पे वोल्टेज नहीं पता है, वोल्टेज नहीं पता है, हमको ये पता है कि कितनी धारा आ रही है, और उस धारा का यूज करके हमको इन दोनों प्रतिरोध की धारा निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जिस शाखा की धारा निकालनी है, I1 निकालना है आपको, तो लिखोगे कुल धारा हो गई I। तो I1 किस में जाएगी, R1 में, तो R1 ने लिखना है। दूसरी शाखा का प्रतिरोध और दोनों प्रतिरोध के योगफल से भाग देना। बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो ध्यान से कि जिस शाखा की धारा निकालनी है, तो उस शाखा की धारा निकालने के लिए सबसे पहले क्या लोगे, कुल धारा। ठीक है, दूसरी शाखा का प्रतिरोध और दोनों प्रतिरोध के योगफल से भाग दोगे। यदि आपको I2 निकालना है तो कुल धारा I2 किस में जाएगी, R2 में। R2 नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, R1, और दोनों के योगफल से क्या करना है, इसको भाग दो। ठीक, तो इस तरह से हम धारा को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे यदि आपको बोला कि यहाँ से जो धारा आ रही है वो आ रही है 12 एम्पियर की, ये प्रतिरोध यहाँ पे 2 ओम है, और ये प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुल धारा आ रही है 12 एम्पियर। ठीक है, I1 निकालना है तो R2 का मान लोगे 4, और दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 6। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। इसको निकालना है तो लोगे 12। ठीक है, किस में जा रही है, I2 में। दूसरी शाखा का प्रतिरोध 2 लोगे यहाँ पे, और दोनों के योगफल से इसको भाग दे दोगे। तो दोनों के योगफल से इसको भाग दे दोगे, तो 6 से भाग दो दोगे 2 आ जाएगा, 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका प्रतिरोध कम है उसमें ज्यादा धारा आएगी, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें कम धारा आएगी। दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, कुल धारा के बराबर हो जाएगा। तो जब हम बनाएंगे, क्या बोलते हैं, सर्किट बनाएंगे, है ना, सर्किट को हल करोगे आप, तो इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें से ये इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही दे देगा सिंपल एक, कितनी धारा आ रही है, इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो I1 का मान ज्ञात कितना होगा। तो धारा विभाजक नियम से इसको निकाला जाता है। ठीक, तो आज इतना ही देखते हैं इसमें, और बाकी जो है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।